All right, so today's session is about basics of constitution. बबीता ने पूछा है सोशोलॉजी इज ऑप्शनल। जी हाँ, ऑप्शनल पे ज़्यादातर कंसंट्रेट करने वाले हैं, लेकिन उसके अंदर सोशल इश्यूज भी इंक्लूड हो ही जाते हैं, क्योंकि आप सोशोलॉजी की जब पढ़ाई करते हो तो हर एंगल से आपको हेल्प करता है ऐसे राइटिंग में, सोशल इश्यूज इन जीएस में। ठीक है, चलो विल स्टार्ट ऑफ विद दिस टॉपिक, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो थोड़े बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ, सबको मालूम ही है ऑलरेडी। तो फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, जो नए लोग आए हैं, जो पहली बार मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, बिकॉज आज पॉलिटी है, सो सम न्यू पीपल माइट हैव जॉइंड। सो लाइक माय क्वालिफिकेशंस आर लिटिल इंजीनियरिंग, लॉ एंड नेट। फिलहाल पीएचडी कर रहा हूँ, 8 साल से यूपीएससी पढ़ा रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली कपल ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्रैक्ड यूपीएससी विथ माय हेल्प इन सोशोलॉजी ऑप्शनल। और मेरे यूट्यूब चैनल है, डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब करिए, आदित्य केदारी नाम पे। और फेसबुक पेज है आरकाइस एकेडमी, उसको डेफिनेटली फॉलो करिए। और टेलीग्राम का भी चैनल है, आदित्य केदारी _करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी बहुत मेरे बारे में इंफॉर्मेशन। तो चलिए आज का धीरे धीरे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फंक्शंस क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग फंक्शंस क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव क्यों होता है। मैं आपको आपको एक एग्जांपल दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो कई बार चेंज हुआ, कई बार उसमें अमेंडमेंट्स हुए, मॉडिफिकेशंस हुए, उसको कैंसिल किया गया, फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो ऐसे भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो कि बनाए जाते हैं 2-3 सालों में वो ख़त्म हो जाते हैं। यस एग्जैक्टली, मोहन ने बिल्कुल सही कहा कि सोशोलॉजी की जब पढ़ाई करते हो तो बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है जनरल स्टडीज़ में। ठीक है, चलिए। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? चलो आंसर बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? यस देवेंद्र, मोस्टली आई विल बी कीपिंग एमसीक्यूज। थर्सडे को एमसीक्यूज पूरे करंट अफेयर्स पे रहेंगे, लेकिन अब जैसे मैं सोशोलॉजी लेता हूँ या मैं कॉन्स्टिट्यूशन लेता हूँ, अभी आज लूंगा तो आज भी एमसीक्यूज होंगे देवेंद्र। ओके, सो इवन टुडेज सेशन हैज एमसीक्यूज इन इट, बट आई विल एक्सप्लेन कंसेप्ट फर्स्ट एंड देन आई आस्क द एमसीक्यूज। बट करंट अफेयर्स में डायरेक्टली एमसीक्यूज होंगे। फ्रॉम थर्सडे को मैं एमसीक्यूज रखने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कोई तो लिखो। लॉ, जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन फॉर्म ऑफ लॉ। ठीक है अल्बर्ट, लेकिन यू नीड अ मच मोर बिगर डेफिनेशन, ज़्यादा एलॉब्रेशन चाहिए। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है अल्बर्ट, ऑल राइट। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर अगर आप यूके की बात करोगे, यूनाइटेड किंगडम, उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो अभी देन इट कैन बी अनरिटन एज वेल। ठीक है, इंडिया की जब मैं बात करते हो तो इट विल बी कंसिडर्ड टू बी रिटन। रजनी कह रही कि इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ओके जी, देवेंद्र ने बिल्कुल सही कहा, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। खुशबू ने कहा है बेसिक लॉ और रूल्स ऑफ कंट्री। ठीक है, वो भी सही आंसर है। तो जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? इट्स द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। व्हेन आई से सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, व्हाई डू आई से दिस, इसको सुप्रीम क्यों माना जाता है या फंडामेंटल लॉ क्यों माना जाता है? अभी जैसे नौशा ने कहा बेसिक लॉ बोला जा रहा है, ठीक है, बेसिक लॉज रूल्स बोला, खुशबू ने भी बोला। तो मुझे आप लोग बताओ कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन से हम एक दूसरे को बाइंड होते हैं, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन उसको सुप्रीम क्यों कहा जाता है? व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुप्रीम? कैन एनीबडी आंसर व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड? चलो फटाफट। नौशा, तनप्रीत, कहाँ पे हो? मोहन, रजनी। नथिंग इज अबव सुप्रीम। जी बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी लॉ नहीं है। अगर एग्जामिनेशन में लिखना है तो यू शुड राइट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इट इज सुप्रीम बिकॉज कोई भी दूसरा लॉ जब बनाया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है, चाहे वो हमारा इंडियन पार्लियामेंट हो या चाहे हमारा स्टेट लेजिस्लेचर हो कि स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कोई भी लॉ जब बनाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इट्स फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हो गया, या हमारे उसके अंदर गवर्नमेंट ने कैसे फंक्शन करना चाहिए, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
ठीक है, ये सारा डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत राज को भी डिफाइन किया गया है, गवर्नर के पावर्स, प्रेसिडेंट के पावर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, सब चीज़ों को डिफाइन किया गया है। इसके वजह से जब भी कोई लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में बनाया जाता है या स्टेट लेजिस्लेचर में, दैट कैन नॉट वॉयलेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता, ठीक है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड्स द रूल्स दैट गवर्न द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। तो एक तरीके से हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, लेजिस्लेचर हो गया कि भैया कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। अभी हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर आप अमेरिका से कंपेयर करोगे तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। इंडिया में प्रेसिडेंट पावरफुल नहीं है, हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल है। तो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये किसने बताया ऐसा करना चाहिए? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया, ठीक है। वी हैव टेकन दिस फ्रॉम यूके, क्योंकि यूके हम पे कई सालों तक उन्होंने हम पे राज किया, कॉलोनियल पावर रह चुके हैं वो। इसके लिए हमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है ये हमको मालूम है, इसलिए हमने वैसे के वैसे उसको अडॉप्ट किया, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस किए ताकि इंडियन कंटेक्स्ट, जो इंडियन सर्कमस्टांसेस है, हमारी जो सिचुएशन है, उसको वो टैकल कर सके, उसको वो बैलेंस कर सके, ठीक है। सो इट इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ओके, विच इज़ कंसर्निंग विथ रिस्पेक्ट टू रूल्स विच गवर्न द पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे कि हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर मतलब क्या बताओ भला, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर? जेपी शाही ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इज इट वीकनिंग इन इंडिया? जी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीमेसी दिया जाना, ठीक है। और इज इट वीकनिंग? जी बिल्कुल नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वीक नहीं हो रहा है, इट्स नॉट एट ऑल वीकनिंग जेपी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, इसलिए उसको उसके लिए हम कुछ भी, वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन। देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने क्यों पूछा, क्योंकि 1970s में जब 42nd अमेंडमेंट पास किया गया था, तो पूरा पार्लियामेंट ने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया था, ओके। उन्होंने पूरा अमेंडमेंट, इतना अमेंडमेंट कर दिए थे कि लिटरली उन्होंने लोकसभा का टर्म 6 साल कर दिया था, द प्राइम मिनिस्टर कैन स्टैंड एन नंबर ऑफ टाइम्स इन द इलेक्शंस, ऐसा कर दिया था। उसके वजह से ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि भैया यू आर एक्चुअली कंप्लीटली चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसी वक्त केशवानंद भारती केस ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया है, तो उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। तो ये अभी उसका ओवरऑल आंसर है, लेकिन उतना डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन है, अभी हम बहुत बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेक्युलर मीन इक्वल टू ऑल लॉज, फॉर ऑल लॉज नहीं, इक्वालिटी ऑफ लॉ इज नॉट इक्वल टू सेक्युलर। मोहन, रजनी बोल रही कि रजनी सिंह equal rule for all religion are equal in the eyes of law, we are democratic country। जी बिल्कुल, रजनी ने सही आंसर दिया है कि सेक्युलर का मतलब वो होता है कि ऑल रिलीजन आर इक्वल, ठीक है, सारे रिलीजन इक्वल होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट डोंट फॉलो एनी रिलीजन, करेक्ट नोएशा, बिल्कुल सही। वी डोंट डिस्क्रिमिनेट, देखो डिस्क्रिमिनेशन एक रिलीजन पे कर सकते हो, लेकिन कास्ट पे भी कर सकते हो, जेंडर बेसिस पे भी कर सकते हो। आपको अगर मैं पूछ रहा हूँ सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड द गवर्नमेंट विल नॉट मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन। रिलीजन को पकड़ के हम डिस्क्रिमिनेट करके कोई लॉ नहीं बना सकते। तो डिस्क्रिमिनेशन जब मैं बोलता हूँ तो सिर्फ रिलीजन पे ही नहीं, तो कास्ट पे भी हो सकता है, जेंडर पे हो सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, हाँ, जैसे नोएशा ने बोला कि इतनी डाइवर्सिटी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी जहाँ पे सारी चीज़ों को समान देखा जाए, ओके। ओके, गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी वन रिलीजन, एग्जैक्टली, किसी एक धर्म को, किसी एक चीज़ को। अब सेक्युलर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में मोहन का आंसर, मोहन को बोल दो कि सेक्युलर का हिंदी में क्या मतलब होता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम दिखाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ओके, इट इज कंट्रोलिंग द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू पीपल। तो गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और हाँ जी मोहन, बिल्कुल सही। और पीपल में आता है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। नोएशा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दे आर इस्लामिक कंट्रीज, दे आर नॉट सेक्युलर, ओके। इंडिया इज सेक्युलर,
नेपाल में इस हिंदू कंट्री करके मेंशन किया गया है। यूरोपियन कंट्रीज यूएसए में सेकुलर मेंशन किया गया है। रविंद्र जी ने कुछ आंसर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट, बिटवीन स्टेट एंड स्टेट एंड बिटवीन स्टेट एंड इंटरनेशनल पॉलिटी। बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमारा इंडिविजुअल और गवर्नमेंट का रिलेशन को रेगुलेट करता है, हमारे जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है उसको रेगुलेट करता है, between central government and state government, between state governments, and also between the government and international पॉलिटी। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल जो बाकी के देश हैं उनके साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। यस, अमेरिका इज सेक्युलर। ओके, नोएशा जी, हाँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और काफ़ी अरब के देश हैं वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, दे आर नॉट सेक्युलर कंट्रीज। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बताया गया है कि दे आर इस्लामिक इन नेचर। ठीक है, सेक्युलर नहीं नहीं कहा है उन्होंने। ठीक है जी, एल्बर्ट बिल्कुल सही, यूएसए इज सेक्युलर। ओके, तो ये मैंने ओवरऑल एक डायग्राम बनाया है जहां पे मैंने बताया कि इट इज टेलिंग व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो। जी बिल्कुल, आकांक्षा बिल्कुल सही कहा आपने। लेजिस्लेचर क्या है? इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, वो लॉ बनाते हैं। लेजिस्लेचर का अगर मैं बोलूँ तो इंडियन पार्लियामेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो लॉ बनाता है। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है? एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है, जो भी लॉज बनाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट जो करता है। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी जो है हमारे देश में वो है एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी क्या करता है? वो इन्हीं लॉज को इंटरप्रिट करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। क्यों? क्योंकि जब भी कोई डिस्प्यूट्स होती है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे देश में लॉज बनाए गए हैं ताकि लोगों के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सके। तो लेजिस्लेचर इज लॉ फॉर्मुलेशन, एग्जीक्यूटिव इज लॉ इम्प्लीमेंटेशन एंड जुडिशरी इज लॉ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो जब भी लॉ इंप्लीमेंट किया जाता है तो वो एग्जीक्यूटिव में आता है। ठीक है, एग्जीक्यूट उसको ही बोला जाता है। एग्जीक्यूट का मतलब उसको इंप्लीमेंट करना। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में तो अलग से पूरा समय एक पूरा सेशन ही लेने वाला हूं जहां पे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अलग अलग व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन है, इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। It allows coordination and assurance amongst members of a society by providing a set of enforceable rules। देखो क्यों जरूरत है एक तरीके का कोऑर्डिनेशन होने की, क्यों जरूरत है, या एक तरीके की एक दूसरे को अश्योरेंस देने की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, रिलीजन के बेस पे, कास्ट, रेस, इथनिसिटी, प्रोफेशंस, इकोनॉमिक स्टेटस, एज, इतना हमारे देश में डाइवर्सिटी है कि इन इन सारे लोगों को कोई ना कोई तो भी भरोसा होना चाहिए कि यहाँ पे लोग एक दूसरे की बात मानेंगे। हर एक जो ग्रुप है हमारे समाज में, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स है, जो हमने सोशोलॉजी में पढ़ा था, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जोरास्ट्रियन हो, सिख हो, या अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, मिडिल, अदर बैकवर्ड कास्ट हो, ट्राइबल लोग हो, या दे कैन बी पुअर पीपल, रिच पीपल, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास के लोग। ये सब लोगों को एक विश्वास होना चाहिए कि जो हमारे देश में चल रहा है वो वहां पे हमारा भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को हम सब को प्रमोट किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वरना क्या होगा कि लोग भरोसा कैसे करेंगे? हाउ विल द पीपल फॉलो, हाउ विल द पीपल अंडरस्टैंड कि एक तरीके से ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सब लोग फॉलो करते हैं, सब लोग उसको फॉलो कर, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भरोसा दिलाता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि गवर्नमेंट काम कैसे करेगा। हर एक इंसान का जो इंडिया में रहता है उसके अधिकार क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है, ये सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ठीक तरीके से एक्सप्लेन करता है। उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि लेजिस्लेचर ने काम कैसे करना चाहिए। वो ये भी बताता है कि एग्जीक्यूटिव ने कैसे लॉ इंप्लीमेंट करने चाहिए। वो ये भी बताता है कि जुडिशरी में काम कैसे होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पे ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एलॉबरेट करता है। इसकी वजह से लोगों में भरोसा आता है कि यार कुछ भी ना हो, लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसी डॉक्यूमेंट है जहां पे सब लोग इसको फॉलो करेंगे। इट इज द सुप्रीम लॉ। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करेगा। तो एक तरीके से भरोसा आता है लोगों के बीच में। सो फर्स्ट फंक्शन जो है वो अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमारे समाज में अलग अलग सेक्शंस है, सबके राइट, सबके ड्यूटीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, देन स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस। ठीक है, स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन
इन द सोसाइटी, कि हमारे समाज में डिसीजंस कौन लेगा। तो अगर आप सब लोगों को पता होगा, आप मुझे बताइए कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में डिसीजन कौन लेता है। चलो आंसर सेक्शन में बताओ, हु आर द पीपल हु टेक डिसीजंस इन इंडियन पॉलिटी। इंडियन सोसाइटी में कौन से ऐसे लोग हैं कि जो डिसीजंस लेते हैं। चलो बताओ कौन है, हु इज द वन और हु आर द पीपल हु आर टेकिंग डिसीजंस इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जहां पे आज ही रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पीएम केयर फंड है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। ये आप लोगों ने आज की न्यूज़ पढ़ी है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जो पीएम केयर्स फंड था, जो कोविड-19 के लिए कलेक्ट किया गया था, इट वाज कलेक्टेड फ्रॉम, लोगों ने वहाँ पे ये किया था, कलेक्ट किया था पैसा। तो लोग एक पीआईएल फाइल हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि इसको डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में इंक्लूड किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, तो जजेस हो गए जी, बिल्कुल, प्रेसिडेंट हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दे ऑल्सो टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और क्या नोएशा ने बोला, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। जी बिल्कुल, इट इज नॉट ऑडिटेबल, वो ऑडिटेबल नहीं है। करेक्ट बोल रहे हो अल्बर्ट आप। तो उस पर काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, उस पर आरटीआई भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है अभी इंडिया में। ठीक है, बिल्कुल सुप्रियो, आपने प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही आंसर दिया। क्योंकि ये जो फंड है ना अल्बर्ट, ये फंड नॉन ऑडिटेबल क्यों बनाया है, क्योंकि अभी तक, बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशन जो है उसके उसके अंदर उसको ऑडिट अभी नहीं कर सकते। तो एंड ऑफ द ईयर, अगले साल जब इसकी ऑडिटिंग होगी, तो हमारा लेजिस्लेचर इसमें डेफिनेटली ऑडिट करेगा, पर अभी नहीं कर सकते। इट इज नॉट ऑडिटेबल राइट नाउ, बट इन द कमिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, उसको डेफिनेटली ऑडिट किया जाएगा और देन दे विल बी आंसरेबल। जी हाँ, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो ऐसे काफी लोग हैं जो डिसीजंस लेते हैं हमारे सोसाइटी में। ऑलराइट, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो देखो, सबसे पहले भैया, आपका देश मोनार्की है या कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है या पार्लियामेंट कर रहा है। तो हम सबको मालूम है कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इट इज द पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है। ओके, वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारी मोनार्की नहीं है, ना ही कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है। कांग्रेस है, बीजेपी है, और बहुत सारे ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि रूल करते हैं, जो कि इलेक्शंस में खड़े होते हैं। कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं। जैसे कि चाइना की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट मतलब, देखो, कई बार ऐसा होता है कि एट्रोसिटीज गवर्नमेंट भी कमिट करता है। अगर मैं बाकी के देशों की बात करूं, सीरिया, येमेन, ओमान, वहां पे, या अगर अगर श्रीलंका की बात करूं, जो एलटीटी वॉर चल रहा था, तो कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ही एट्रोसिटीज कमिट करता है, गवर्नमेंट ही ह्यूमन राइट वायलेट करता है। अच्छा, मोहन पूछ रहा है कि पार्लियामेंट्री मीन्स मतलब क्या। देखो मोहन, दो तरीके के गवर्नमेंट होता है, एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। जब मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलता हूं, तो वो अमेरिकन मॉडल हो जाता है। अमेरिकन मॉडल में प्रेसिडेंट को सिर्फ वोट करके, वो सिर्फ डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और देन जो प्रेसिडेंट जब पावर में आता है, तो वो अपने लोगों को सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करके वो अपना गवर्नमेंट चलाता है, चाहे वो बराक ओबामा हो या वो ट्रंप हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब, आप जब वोटिंग करते हो, ठीक है, तो आप वोटिंग करते हो लोकसभा के लिए। ठीक है, तो लोकसभा में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हो, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है। तो सारा पार्लियामेंट रूल करता है, आप सारे पार्लियामेंट को इलेक्ट करके लाते हो सिर्फ। और हमारा प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है हमारे देश में। तो प्रेसिडेंट इज नॉट द हैविंग द कंप्लीट पावर। और प्राइम मिनिस्टर भी जो इलेक्ट होता है, दैट इज अमंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसलिए हमारे देश में पार्लियामेंट रूल करता है, प्रेसिडेंट रूल नहीं करता। ठीक है, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ओके जी, बिल्कुल, मीनू ने यही कहा कि आंसरेबल टू मीडिया, बट इन इंडिया पीएम आल्सो आंसरेबल टू पार्लियामेंट। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है हमारे देश में। ठीक है, सो तीसरा जो फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट पुट्स लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, आप किसी को भी पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू लाइफ, ओके, विथ राइट टू डिग्निफाइड लाइफ।
ठीक है, तो किसी को भी आप पकड़ में जेल नहीं डाल सकते, हर एक को फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, आप किसी को भी चुप नहीं बैठा सकते हो अनलेस आप डिफेम कर रहे हो किसी को, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, या किसी भी तरीके का सुप्रीम कोर्ट हैज पुट अ ट्रायल ऑन अ लॉयर। नहीं एल्बर्ट, थोड़ा ज्यादा एलोबरेट करो, समझ में नहीं आया, ट्रायल ऑन अ लॉयर। हाँ, फिलहाल एक केस हुई थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, प्रशांत भूषण की, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके उनको सजा दी गई है। जी हाँ, जब भी आप कुछ बोलते हो, हाँ अल्बर्ट, जब भी आप कुछ ऐसा बोलते हो जिससे आपके पास कोई प्रूफ नहीं हो और आप पूरे जुडिशियल सिस्टम को करप्ट बोलते हो, तो दैट इज एक्चुअली दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी भी इंसान को टारगेट करते हो तो क्या होगा, डिफेमेशन हो जाएगा। किसी भी इंसान को टारगेट करना ही है तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, आप किसी को कुछ भी बोल नहीं सकते। ठीक है, ओके। उसके बाद का जो, तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकता, किसी को भी पकड़ के जेल में नहीं डाल सकता इस, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है। लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। अरविंद ने बिल्कुल सही आंसर दिया, आर्टिकल 19 इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल सही बोला अरविंद ने, वेरी गुड। तो लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये इसका तीसरा फंक्शन है। फोर्थ फंक्शन इज अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। देखो, लोगों को काफी इच्छाएं होते हैं लोगों की, भैया नौकरी अच्छी लगे, जॉब लगे, अच्छा घर मिले, अच्छी लाइफ जीना, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक कार मिल जाए, एक बाइक मिल जाए। लोगों के कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कोई एस्पिरेशंस होते हैं कि मुझे मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे IAS IPS बनना है, तो या मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। लोगों के एस्पिरेशंस फुलफिल करना भी जॉब है गवर्नमेंट का। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी करके एक चैप्टर है, पार्ट 4 में आता है वो। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अगर मैं उसमें से एग्जांपल दूं तो प्रमोशन ऑफ पंचायत हो गए, या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी पर्सन, जेंडर इक्वालिटी, और प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और डिटेल में हम जब आगे जाके पढ़ेंगे तो कैसे कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। वो ने क्या बोला, डीपीएसपी विच देखो पार्ट 4 में होता है, इट इज फ्रॉम आर्टिकल 36 ऑनवर्ड्स अप टू आर्टिकल 51 तक दे आर टॉकिंग अबाउट डीपीएसपी। ठीक है, 36 या 37 से लेके 51 तक है, और फिर उसके आगे फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, सो ये जो डीपीएसपी होते हैं वो एक तरीके से हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को लोगों की एस्पिरेशंस या उनकी इच्छाएं, उनके उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। और सबसे आखिरी जो होता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। ओके, हमको कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप देता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल आइडेंटिटी। ठीक है, अभी इंडियन सिटीजनशिप जो होती है उसके अंदर सिटीजनशिप का पूरा चैप्टर मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल्स मेंशन किए गए, प्रोविजंस मेंशन किए गए। तो हमको एक तरीके से पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलती है, हम इंडियन है मिलता है, एक मॉरल आइडेंटिटी भी मिलती है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज में मॉरलिटी के बारे में बात की है, और नेशनल आइडेंटिटी भी मिलती है कि दैट आई बिलोंग टू दिस कंट्री। व्हाट इज द लिमिट ऑफ डीपीएसपी? अरविंद, थोड़ा क्वेश्चन एलोबरेट करो। जी बबीता जी, मॉरल आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, उसके अंदर सब मॉरल वैल्यूज को एलोबरेट किया गया कि हमारा कर्तव्य क्या है। अरविंद, इज इट रिलेटेड टू लिस्ट? विच लिस्ट? कौन सा लिस्ट की बात कर रहे हो? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसके बारे में बात कर रहे हो? ठीक है, तो मॉरल आइडेंटिटी जब मैं बात करता हूं तो हमारा कुछ कर्तव्य है हमारे समाज की तरफ, हमारे देश की तरफ, जैसे कि रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्टिंग नेशनल एंथम। ठीक है, रविंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, डिसीजंस आर टेकन बाय लेजिटिमेट पॉलिटिकल पावर एंड एनफोर्स्ड बाय एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी रिव्यू एज टू वेदर डिसीजंस एंड एनफोर्समेंट इज एज पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश। बिल्कुल सही कहा है रविंद्र जी ने, मैंने जितना एलोबरेट किया उन्होंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बोल दिया। तो मॉरल जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है ना, उसके अंदर मॉरलिटी के बारे में बताया गया कि यू शुड डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, आपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको अपने रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपका नेशनल एम्बलम, आपका नेशनल एनिमल, आपका नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, तो एक तरीके की आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दैट गिव्स यू मॉरल आइडेंटिटी कि लोगों ने आपकी तरफ देख के बोलना चाहिए यस दिस पर्सन इज इंडियन। कि आपके बर्ताव से, आपके बात करने के तरीके से, लोग बाहर जब देश में आप जाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा ओके दिस गाय इज इंडियन। ओके, इतना इतना एक मॉरल आइडेंटिटी हमको अटैच कर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके,
जी बिल्कुल मीनू जी, टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, लेकिन आपको पता होगा जब भी दंगे होते तो सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करते हैं। जी बिल्कुल, रिस्पेक्ट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू आवर कंट्री, पर हाँ कुछ बुरी चीजें हैं तो उसके खिलाफ हमने आवाज भी उठानी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि करप्शन हो रहा है, अभी फेवरेटिज्म हो रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है, अगर ऐसी कुछ गलत चीजें हो रही हैं तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाने का अधिकार होना चाहिए जब भी कुछ भी गलत होता है। अभी सती भी था हमारे देश में, तो क्या उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए? नहीं। चाइल्ड मैरिज भी था, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए? नहीं। डिवोर्स अलाउ नहीं किया जाता था, रिस्पेक्ट करना चाहिए? नहीं। सो कोई भी कंट्री, कोई भी देश जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, हमें उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। वी हैव टू मेक दैट कंट्री परफेक्ट। और वो परफेक्ट तभी होगा जब हम में से सारे लोग टेक द प्रॉपर एक्शंस, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, लॉज को फॉलो करें, एंड वी विल बिहेव एज अ प्रॉपर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। तब जाके हमारे फुलफिल होंगे, ठीक है, हमारे सारे क्या बोलते हैं, एक तरीके के जो हमारी आइडेंटिटी है वो देश में, बाकी के देशों में हमारे देश के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अगर हम ही हमारे देश को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारे देश को मान सम्मान नहीं देंगे, तो कौन देगा? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड रिस्पेक्ट एटलीस्ट दोज थिंग्स विच आर बीन इनलिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो आखिरी जो फिफ्थ पॉइंट है फंक्शन का, वो है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। तो चलिए, एक सबके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो प्लीज एवरीबडी बी रेडी। ठीक है, सब लोग आंसर के लिए रेडी हो जाओ। It gives a guarantee to the of the rights of the citizen. It marks out different spheres of power for different branches of government. It ensures that good people come to power. It gives expression to some shared values. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नॉट। चलो, तो पोल है स्टार्टेड, चलो पोलिंग स्टार्ट हो गई है, चलो। अल्बर्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल क्यों नहीं है, उस पर बात करते हैं। जी बिल्कुल अरविंद, आप सही बोल रहे हो, स्टेट लिस्ट में भी उसको इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, अमित, अरविंद, अल्बर्ट, प्रीति, कोमल, मोहन, नोएशा, इन सबके अब तक के राइट आंसर आए हैं। ठीक है, तो लीडर बोर्ड शेयर करेंगे, अभी भी एमसीक्यूज हैं, काफी लोगों का राइट आंसर आया है। तनप्रीत, खुशी, खुशबू, बबीता, रिया, अमित, अरविंद, सबके राइट आंसर आए हैं। हाँ, मैं लीडर बोर्ड आगे जाके शेयर करूंगा, अभी अभी भी और क्वेश्चंस में पूछने वाला हूँ। देखो अरविंद, क्या होता है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गाइडलाइंस है वो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस आने के बाद जो इलेक्शन मैनिफेस्टो आता है उसके अंदर वो बताया जाता है कि हम आगे जाके क्या करने वाले हैं, एंड दैट हैज टू बी वेरी मच लिंक टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी को लिंक होनी चाहिए। तो वो स्टेट लिस्ट भी कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो या स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन हो। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है वो देश के लिए बोलता है, और जब स्टेट गवर्नमेंट बोलता है वो स्टेट के लिए बोलता है। लेकिन डीपीएस भी सेम ही रहेंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। उसमें डिमार्केट करने की जरूरत नहीं कि भैया स्टेट लिस्ट कौन सा है, यूनिट लिस्ट कौन सा है, उसमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल, उसमें मैं, चलो मैं आपको एल्बर्ट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, एल्बर्ट, आप मुझे, सब लोग मुझे बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर? साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, आप इसको एनफोर्स कैसे करोगे आप कोर्ट में? हाउ विल यू शो दैट दिस पर्सन हैज डेवलप्ड अ साइंटिफिक टेम्पर? बताओ। ये दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। अरविंद, आई सपोज आपको आपका डाउट क्लियर हो गया है। ओके, अगर कोई डाउट है अरविंद तो फिर से पूछो। एल्बर्ट बताओ, ये आप कोर्ट में कैसे एनफोर्स करोगे? ओके, जी बिल्कुल, डीपीएसपी इज एनफोर्सेबल है, कई बार उसको फंडामेंटल राइट्स में इम्प्लाइड करके उसको एनफोर्स किया जाता है। तो साइंटिफिक टेम्पर को एनफोर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन देर आर सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे कि रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्टिंग नेशनल एंथम। तो उस पर हमारे पे लॉज है कि अगर आप नेशनल एंथम पे खड़े नहीं रहेंगे तो आपको पनिश किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स करता है, ऐसे लॉज है हमारे में। तो देर आर सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज विच आर एनफोर्सेबल, विच आर इम्प्लाइड अंडर द फंडामेंटल राइट्स। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज पे जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर पे जाएंगे, तो इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे।
एग्जैक्टली मीनू, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप अपने फ्लैग का, उसके लिए प्रॉपर लॉ है। वो अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे तो फिर आपको जेल तक हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ओके, ऑन वन साइड ऑफ द टेबल मैंने एग्जाम्पल्स दिए और अदर साइड पे उसके फंक्शंस हैं, ठीक है। दे आर ऑल फंक्शंस। द गवर्नमेंट कैनॉट ऑर्डर एनी सिटीजन टू फॉलो और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि, और यहाँ पे उसके फंक्शंस हैं। तो कौन सा फंक्शन कहाँ पे है ये आपको पढ़ना है, थोड़ा देखो क्योंकि इसको टाइम लगने वाला है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने बहुत एलॉबरेट करके लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, फंडामेंटल आइडेंटिटी, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, अलाउिंग कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी। और यहाँ पे मैंने उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। तो चलो आई स्टार्ट द पोल। जी बिल्कुल नहीं, इंडियन पिनल कोड अरविंद पूरा अलग से होता है, आप इंटरमिक्स कर रहे हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग डॉक्यूमेंट है, इंडियन पिनल कोड एक अलग डॉक्यूमेंट है, दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट है। और पुलिस इंप्लीमेंट्स आईपीसी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करो बच्चा लोग। मैं पोल स्टार्ट करता हूं, चलो। चलो गाइस फटाफट आंसर दो। ओके, मीनू का राइट है, खुशी का भी राइट आ गया है, वाह। अमित का भी राइट आ गया है, ओके। सो अरविंद डोंट गेट कंफ्यूज, इंडियन पिनल कोड एक अलग है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग है, सब अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा एक बार मैं लीडर्स बोर्ड थोड़ा शेयर कर लेता हूं। ये रहा आपका लीडर बोर्ड। खुशी के इज लीडिंग, अमित इज सेकंड, थर्ड इज मीनू, और उसके बाद सबका एक एक राइट आया है। तनप्रीत, खुशबू, बबीता, रिया, अरविंद, एल्बर्ट, प्रीति, ठीक है। तो ये है आपका अभी का लीडर बोर्ड। जी हाँ, रविंद्र जी ने भी आपका आंसर दे दिया अरविंद। इंडियन पिनल कोड अलग लॉ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ए को, इसका करेक्ट आंसर ए है, ऑलराइट। अगर मैं चलो इसको एलॉबरेट कर देता हूं। द गवर्नमेंट कैनॉट ऑर्डर एनी सिटीजन टू फॉलो और नॉट टू फॉलो एनी रीजन, इट इज अ लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। The government must try to reduce inequalities in income and wealth, which is fulfilling the aspirations of the society. The president has the power to appoint the prime minister. It is specification of decision making powers. The constitution is a supreme law that everyone has to obey. It is allowing coordination and assurance. And Indian citizenship is not limited to people of any race, caste or religion. It is fundamental identity of a people. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होता है। सबसे पहला है कि इसको कैसे बनाया जाता है, किसने इसको बनाया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट किया है। अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इट वाज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच वाज हेडेड बाय बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के वो हेड थे, और उन्होंने ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए उसको लेजिटिमेसी ज्यादा है। लेकिन अगर किसी मिलिट्री लीडर ने बनाया है, पाकिस्तान में मुजफ्फर ने बना दिया, या वो लिबिया में गद्दाफी था, उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो क्या वो इफेक्टिव होगा, लोग उसको फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो मिलिट्री लीडर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा जिसकी वजह से वो अपनी पावर कंट्रोल कर सके, पूरे देश को वो कंट्रोल सके। या अनपॉपुलर लीडर्स जिसको कोई लोकल सपोर्ट नहीं है, अगर कोई हिटलर जैसा इंसान है, उसको वो ही इज कंप्लीटली वो अनपॉपुलर है, लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई अनपॉपुलर लीडर होता है तो उसके लिए उसने भी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल नहीं रहेगा, वो भी लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी जगह पे कोई पॉपुलर लीडर्स है, सारे देश के लोग उन्होंने एक साथ उसको कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस लाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रोविजन, दैट कि ये जो चीज है, देयर हैज टू बी नेशनल
कंसेंसस, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पॉपुलर लीडर मिलके नेशनल कंसेंसस होनी चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड इज सब्सटेंशियल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम एंड इक्वालिटी टू ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स। जो अरविंद पूछ रहा है, डिड सी असेंबली टेक द कॉन्सेंसस ऑफ पीपल व्हाइल अप्रूविंग? जी बिल्कुल, पूरे हर बात पे डिस्कशंस हुए, हर बात पे झगड़े हुए कि भैया ऐसा करना है कि वैसा करना है, और फाइनली सब लोगों ने देश के हित में डिसीजन लेके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट करके लोग आए थे, और सम ऑफ देम, मेजोरिटी ऑफ देम वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। वो जो मैं अगले वाला सेशन जब लूंगा तो मैं उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, अरविंद, ठीक है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में सब्सटेंशियल प्रोविजंस है उसके अंदर देखो, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, पावर ऑफ जुडिशरी, सब कुछ मेंशन किया जाता है। तो ये जो प्रोविजंस है ये फेयर होने चाहिए, इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, इसमें फ्रीडम होना चाहिए। अगर ये प्रोविजंस नहीं मेंशन किए जाएंगे तो ऑब्वियसली लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। एंड सबसे एंड में बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, जब भी बैलेंस किया जाता है तो जैसे मैंने आपको बोला कि कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी मोनोपोली। अगर मैं मोनोपोली ऑफ पावर, मतलब एक ही इंडिविजुअल के हाथ में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों पावर एक ही इंडिविजुअल के हाथ में, मतलब मैं ही चोरी करूं, मैं ही इन्वेस्टिगेट करूं, और मैं ही अपने आप को एक तरीके से पनिश करूं, तो ऑब्वियसली मैं हमेशा डिसीजन मेरे खुद के फेवर में दूंगा। तो एक ही इंडिविजुअल के अंदर जब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी साथ में आ जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल, मोनार्की में यही होता था। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप सब लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है? हैज एवरीबडी सीन बाहुबली? बाहुबली 1, बाहुबली 2, सबने देखी है मूवी? तो अगर आप बाहुबली देखेंगे तो उसके अंदर जो भल्लाल देव होता है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। वो उसके अंदर वही लॉ बनाता है, वही लॉ तोड़ता है और वही जस्टिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर दिखता है कि बाहुबली इज द राइट किंग, लेकिन जब गलत गलत राजा भल्लाल देव जब राजा बना तो पूरा समाज डिस्ट्रॉय हो गया, सब लोग को एक्सप्लॉइट किए जा रहा है। ऐसे कितने सारे मूवीज है जहाँ पे जब भी मोनोपोली ऑफ पावर होती है, जब भी एक ही इंडिविजुअल के हाथ में सारी पावर होती है, तो वो डिस्क्रिमिनेट करता है, और अगर वो अच्छा इंसान नहीं होगा तो फिर तो लोगों की वाट लगनी श्योर है, अश्योर है, ठीक है। अल्बर्ट बोल रहा है, हाँ देवसेना को बंदी बना दिया। जी बिल्कुल, अभी पिक्चर पिक्चर को डिस्कस मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो बाहुबली को मूवी देखो देखा है। बाहुबली बहुत ही हिट मूवी था, सभी लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा किसी ने तो प्लीज़ देख लो, लाइफ एक ही बार मिली है, तो 100% देखना उस मूवी को। तो इसीलिए कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अलग इसमें होने चाहिए, अलग डोमेन, सबकी पावर अलग होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो देखता है कि भैया इलेक्शंस फेयर हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि ये तीनों जो बॉडी है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ढंग ढंग से काम कर रहे कि नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है ना, कभी कभी एग्जीक्यूटिव ढंग से कोई चीजें इंप्लीमेंट नहीं करता है, तो जुडिशरी बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, जो कि एक्चुअली उनका डोमेन नहीं है, फिर भी वो एग्जीक्यूटिव को बताते कि तुम काम ढंग तरीके से नहीं कर रहे हो, आपको करना पड़ेगा काम, बिकॉज पीपल्स फंडामेंटल राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड। और इवन लीगल राइट्स भी जब भी वायलेट होते हैं तो वो एक एग्जीक्यूटिव को बता सकता है कि आप पॉलिसी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, वहां पे रेड टेपिज्म आ रहा है, फेवरेटिज्म आ रहा है, करप्शन आ रहा है। तो ये जुडिशरी फोर्स कर सकता है एग्जीक्यूटिव को काम